नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF कई एग्ज़ाम कराता है, सर्टिफाइड कोर्सेज कराता है बैंकर्स के लिए, जिसमें दो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं JIB और CIIB। ये फ्लैगशिप कोर्सेज हैं इनके, और हर एक बैंकर को ये एग्ज़ाम पास करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी बेनिफिशियल है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैंडेटरी है, स्पेशली तब जब आप बैंकिंग में ही करियर बनाना चाहते हैं और यंग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशंस लेना चाहते हैं, तो फिर मस्ट है कि आप CIB क्लियर करें, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करें। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लोग अपने करियर की स्टार्टिंग में ही JIB CIB क्लियर कर लेते हैं, उनको काफ़ी आसानी होती है। एक तो आप जिस दिन से क्वालिफाई करते हैं उसी दिन से आपको जो इंक्रीमेंट एक एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो मिलता है, और देखने में अमाउंट कम लगता है, बट आप ओवरऑल जब आप इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका जब देखेंगे और लंबे समय तक जब मिलता है तो ये इसकी वैल्यू जो है लाखों में पहुंच जाती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है CIB करना। और इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो CIB करने वालों को मिलते हैं, जैसे कि प्रमोशन में एक्स्ट्रा मार्क्स, इंटरव्यू में हेल्प मिलती है, पोस्टिंग्स में हेल्प मिलती है, और ओवरऑल भी जब भी आप कहीं भी बैठे हैं हायर अथॉरिटीज़ के सामने, तो वो उनकी, जिसने CIB किया होता है और जिसने नहीं किया होता है, तो दोनों की इमेज जो है अथॉरिटीज़ की नज़रों में थोड़ी अलग होती है। जिसने एग्ज़ाम क्लियर किए होते हैं JIB CIB, उन्हें अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनको थोड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है, और काफ़ी ज़रूरी है कि आप इनको जल्दी से जल्दी अपने करियर की स्टार्टिंग में ही दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लें। क्योंकि जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती हैं। जैसे जैसे आप समय बिताते हैं और ग्रो करते हैं बैंकिंग में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है, और पढ़ाई से आप जैसे जैसे दूर होते जाते हैं। तो जब टाइम बीत जाता है, पढ़ाई से आप दूर हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से बुक खोलना, पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल टास्क एक बन जाता है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को जल्दी से जल्दी अपने करियर की स्टार्टिंग में ही क्लियर करें, और तभी ये आसान भी लगते हैं, बाद में थोड़ा टफ लगने लगते हैं। इस वीडियो में हम इनके रूल्स एंड सिलेबस के बारे में देखेंगे CIB के। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसके गाइडलाइंस, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके सिलेबस को पूरी तरह जान लेना। तो CIB के साथियों, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो IIBF की वेबसाइट पे डिटेल्स दी हुई हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है CIB एम्स टू प्रोवाइड एडवांस्ड नॉलेज नेसेसरी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग कवरिंग ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस एट्सेट्रा। तो CIB का जो ऑब्जेक्टिव है साथियों, JIB का ऑब्जेक्टिव जो है उसमें ये कहा गया है कि एक बेसिक नॉलेज बैंकर्स को प्रोवाइड कराना। लेकिन CIB क्या है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो CIB थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा टफ़ आप कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू JIB, और इसमें थोड़ा हम डिटेल्ड में टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और स्पेशली जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इन सभी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज जो है आपको इसमें प्रोवाइड कराना ही ऑब्जेक्टिव है CIB का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी हमारे साथी हैं जो मेंबर हैं और इन्होंने JIB क्लियर कर लिया है, वो सभी CIB देने के लिए एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कंपलसरी पेपर 2 होते हैं इसमें, और एक पेपर जो है वो इलेक्टिव होता है जो कैंडिडेट चूज़ कर सकता है। तो कंपलसरी पेपर 1 है इसमें एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, पेपर 2 है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी अकाउंटिंग वगैरह का पार्ट इसमें आता है, और पेपर जो 3 होगा वो इलेक्टिव पेपर होगा। और ये 6 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट, जैसे कि रूरल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंकिंग है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है इनमें रिटेल बैंकिंग रहती है। वैसे तो कई लोग रूरल बैंकिंग भी करते हैं, सेंट्रल बैंकिंग भी करते हैं, बट
सबसे ज़्यादा जो वो पॉपुलर जो है वो सब्जेक्ट रिटेल बैंकिंग ज़्यादा लोग लेते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में अब साथियों जो एडिशनल डिजिटल बैंकिंग जो है वो भी इसका पार्ट बना दिया गया है। इसमें नीचे मेंशन है स्टार मार्क करके, द कोर्स वेयर ऑन डिजिटल बैंकिंग शेल ऑल्सो फॉर्म एडिशनल रिगार्डिंग रीडिंग मटेरियल फॉर द सेड। तो एडिशनल रीडिंग मटेरियल इसके साथ डिजिटल बैंकिंग का भी जुड़ जाएगा। अब इसमें एग्जाम्शन वगैरह कुछ नहीं है। नॉर्मली पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100, मिनिमम मार्क्स 50। और दूसरा ये भी है कि अगर सिंगल अटैम्प्ट में आप क्लियर करते हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में 45 भी हैं तब भी चल जाएगा, यानी कि बट ओवरऑल जो है एग्रीगेट जो आपका जो परसेंटेज बन रहा है वो 50 प्लस बनना चाहिए। बट अगर मान लीजिए जैसे तीनों एग्ज़ाम में अगर 100 मार्क्स के हैं तो पहले में आपके 60 मार्क्स हैं, दूसरे में भी 60 हैं, और तीसरे में अगर आपके 45 भी हैं, 46 हैं, तब भी आपको पास माना जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपका स्कोर जो है वो 50% से अबव हो रहा है। बट ये तभी है जब आप सिंगल अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। अब टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्ज़ामिनेशन साथियों, 2 बार जैसे JIB 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, वैसे ही CIB एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है 2 बार साल में, और 4 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट हैं उसको, उनमें कैंडिडेट्स को क्लियर करना होता है। और 2 साल के अंदर अगर कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि 4 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर दोबारा से उनको इनरोल करना होगा। और 2 साल जो स्टार्ट होंगे वो तभी से होंगे जब एप्लीकेशन जब फर्स्ट अटैम्प्ट की दी जाएगी। और अटैम्प्ट्स विल बी काउंटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर एनी एग्जामिनेशन और अदरवाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि अटैम्प्ट हमारा काउंट नहीं होगा, लेकिन साथियों एग्ज़ाम अटैम्प्ट जो है वो काउंट होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन है अटैम्प्ट्स विल बी काउंटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ कैंडिडेट अपीयर्स एट एनी एग्जामिनेशन और अदरवाइज। आपने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम देने आप नहीं गए, आप सोच रहे हो अटैम्प्ट हमारा काउंट नहीं होगा, लेकिन अटैम्प्ट आपका काउंट होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में दे रखा है। फर्स्ट अटैम्प्ट की फ़ीस जो है वो 3000 है, सेकंड में 1300 है, उसके बाद में फोर्थ अटैम्प्ट तक भी अगर नहीं होता तो फिर आपको री इनरोल करना होगा, दोबारा से 3000, 1300 इस तरह से फ़ीस लगेगी। हर अटैम्प्ट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप लेट जो है अप्लाई करते हैं फॉर एज अ मीज़र टू streamline the traffic for registration, institute will charge regular examination fees for candidate who register on the examination during the first week of registration. For second and third week of registration the fees will be regular examination plus 100, and fourth week of registration the fee will be regular examination plus 200। तो IIBF चाहता है कि उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो लोग ज़्यादा लेट ना करें, बैंकर्स जो हैं वो फर्स्ट वीक में ही अप्लाई कर दें। तो इसीलिए फर्स्ट वीक में अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वही लगेगी, यानी कि 3000 या 1300। जबकि आप अगर सेकंड या थर्ड वीक में अप्लाई करते हैं तो फिर 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। फोर्थ वीक में अगर अप्लाई करते हैं यानी कि और लेट करते हैं तो फिर आपको 200 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा देने होंगे, जो इन एडिशन टू जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। और मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो हिंदी या इंग्लिश आपको चूज़ करना होगा, किस एग्ज़ाम में, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन सारे 1 नंबर के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ 0.5 के भी हो सकते हैं, कुछ 1.5 के भी हो सकते हैं। तो मिक्स आपको मिलेगा, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, मतलब यानी कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि 100 क्वेश्चन ही हों, कम ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट नॉर्मली जो है वो 100 ही रहते हैं। द एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड पे होगा एग्ज़ामिनेशन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, जैसे JIB में नहीं है वैसे ही CIB में भी नहीं है, और इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? नॉलेज टेस्टिंग के लिए होंगे, कॉन्सेप्चुअल ग्रैप्स एंड एनालिटिकल लॉजिकल एक्सपोजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस एनालिसिस, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा।
पीरियोडिसिटी एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर, तो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलग अलग है, वो आपको IIBF की वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया, तो क्लास ऑफ पास वही है कि फ़िज़िकल अटैम्प्ट में 50% अगर आप लाते हैं तो वो पास माना जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट क्लास का माना जाएगा, फर्स्ट क्लास माना जाएगा अगर 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट एंड पास इन ऑल सब्जेक्ट इन द फर्स्ट फिज़िकल अटैम्प्ट। तो पहले फिज़िकल अटैम्प्ट में अगर 60% मार्क्स ले आते हैं एग्रीगेट में, तो उसको फर्स्ट क्लास पास माना जाएगा। ऐसे ही अगर 70% कोई ले आता है ओवरऑल मार्क्स, 70% ओवरऑल मार्क्स और 60 और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। लेकिन ये सब होना चाहिए फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स। पीरियोडिसिटी एंड एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो IIBF की साइट पर अवेलेबल हैं। क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है IIBF की वेबसाइट पे। स्टडी मटेरियल एंड कोर्स वेयर, तो ये इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। कोर्स वेयर फॉर द सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ पब्लिशर IIB वेबसाइट पर। इसकी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड डिटेल में आपको मिल जाएंगी। कट ऑफ डेट फॉर गाइडलाइन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसके लिए भी आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर और IIBF की वेबसाइट जो है वो चेक करती रहनी पड़ेगी। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी। बाकी कुछ चेंजेस होते हैं जैसा भी कुछ टाइम पीरियड, तो मैं भी अपडेट आपको करता रहूँगा। अब कट ऑफ डेट फॉर गाइडलाइन या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये है कि साथियों, अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि फरवरी से लेकर जुलाई 2021 में अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, तो 31 दिसंबर 2020 तक के जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई एग्ज़ाम जो है अगस्त 21 से लेकर जनवरी 22 के बीच में जब कराया जाएगा, तो 30 जून 2021 तक के जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो भी चेंजेस रूल्स रेगुलेशन कुछ अगर मॉडिफाई हुए हैं, कोई एक्ट जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड उनमें कोई चेंजेस हुए हैं, कोई नई गाइडलाइंस आई हैं, तो 30 जून 2021 तक की ऐसा कोई जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उससे बाद में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ट्यूटोरियल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, तो ये भी IIBF की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ई लर्निंग के बारे में इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स कुछ एक बनाए हुए हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं, वो आप इनके यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को देना और उसको क्लियर करना, इसमें काफ़ी क्रिटिकल रोल आता है सिलेबस का। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए एक एक चीज़। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड बुक पढ़ते हैं, तो आपको एकदम माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पूरी तरह से पता है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बुक पकड़ेंगे और पूरी की पूरी बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस पता होना काफ़ी ज़रूरी है। सिलेबस से ये भी पता लग जाता है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सिलेबस को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया था साथियों कि 3 पेपर होते हैं, 2 कंपलसरी पेपर हैं और तीसरा पेपर जो है वो इलेक्टिव है, जो आपकी चॉइस पर है। ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो कंपलसरी पेपर है वो है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, ABM जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। और ABM है, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल A है इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करा, इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब जो भी फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स के हैं वो सभी इस मॉड्यूल में कवर किए जाएंगे। इकोनॉमी के बारे में पूरी तरह से हम नॉलेज इसमें गेन करेंगे। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी एंड एफिशिएंसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन ब्रीफ, टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ यानी कि सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब, मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक
बिजनेस साइकिल, मनी एंड बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन सभी के बारे में। फिर इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रिसेंट रिफॉर्म्स, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में ओवरव्यू और जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, चैलेंजेस अहेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट इश्यूज़। तो ये सभी जो हैं वो इकोनॉमिक एनालिसिस के मॉड्यूल ए के पार्ट हैं। मॉड्यूल बी है बिजनेस मैथमेटिक्स। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में आता है आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी साथियों जेआईबी में भी था, बट यहाँ आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सब भी था पहले, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी था, अब थोड़ा डिटेल में इन सबको हम पढ़ेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सैम्पलिंग मेथड, presentation of data, analysis and interpretation of sample data, hypothesis testing, time series analysis, mean and standard mean deviation, correlation, regression, covariance and volatility, probability distribution, confidence interval analysis, estimating parameters of distribution, bond value, duration, modified duration, linear programming, decision making stimulant, statistical analysis using spreadsheet, features of spreadsheet, macros, pivot table, statistical and mathematical formula। मॉड्यूल सी है HRM in banks, human resource management in banking, fundamental of HRM, development of HRM in India, relationship between HRM and HRD, दोनों में क्या रिलेशन है। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ HRD, रोल ऑफ HR प्रोफेशनल, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एटीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, कैरियर पाथ प्लानिंग एंड काउंसलिंग, एम्प्लॉय बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल यूजेस, implications, role, concepts and analysis, self development, performance management and appraisal system, reward, punishment and compensation system, HRM and information technology, इंफॉर्मेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सभी जो हैं वो HRM इन बैंकिंग यानी कि मॉड्यूल सी के पार्ट हैं। अब मॉड्यूल डी है क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट अप्रेजल, एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, interpretation and analysis of different ratios, limitations of use of ratios, statement of source and application of funds, structuring a credit proposal, working capital concept and management, appraisal technique of for different constituent, trade cycle, credit rating, technical and economic feasible studies, credit rating, rating methodologies, objectives and benefit of rating, term lending, debt service coverage ratio DSCR, cash flow analysis, cash budget, bill finance, deferred payment guarantee, credit scoring, credit delivery system, documentation, post sanction supervision, control and monitoring of credit, consortium finance, multiple banking, syndication of loans, infrastructure financing, dealing with credit defaults, stressed asset, corporate debt restructuring, SURFACE, NPAs recovery options, right of disclosure of the list of defaulters, objective and procedural appraisal methodologies for different type of clients and product। साथियों ये पर्टिकुलर जो डी मॉड्यूल है क्रेडिट मैनेजमेंट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जब भी, क्योंकि बैंक में साथियों बिना क्रेडिट के काम नहीं चलता है। बैंक की इनकम जो है वो क्रेडिट से ही है, वही बैंक के एसेट्स हैं। और क्रेडिट की नॉलेज जो है बैंकर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मॉड्यूल में सारा ही पूरा क्रेडिट के बारे में है, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ में आती हैं जब आप प्रपोज़ल, अगर आप क्रेडिट की सीट पे आते हैं, प्रपोज़ल्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, जब आप फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे कस्टमर के, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको काम में आएंगी। अब नेक्स्ट जो है पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें मॉड्यूल ए है इंटरनेशनल बैंकिंग, यानी कि फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके बारे में है। इसमें फॉरेक्स बिजनेस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशंस, स्पॉट स्लैश फॉरवर्ड रेट्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, क्रॉस रेट, इन सभी को हमने जेआईबी के सिलेबस में भी पढ़ा था। वहाँ पर थोड़ा बेसिक है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में होगा। ये बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप्स, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, एनआरआई अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, यूसी पीडीसी 600, वेरियस फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, risk in foreign trade, role of ECGC, types of insurance and guarantee cover of or ECGC, role of Exim Bank, role of RBI and exchange control, regulations in India, role and rules of FEDI, role of FEMA and its rule। ये मॉड्यूल ए था। और मॉड्यूल बी है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में आता है रिस्क कॉन्सेप्ट, रिस्क इन बैंक्स, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, सेंसिटिविटी, बेसिस पॉइंट वैल्यू BPV, ड्यूरेशन, डाउनसाइड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ एट रिस्क, बैक टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, रिस्क रिपोर्टिंग, मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, credit risk, rating methodologies, risk weights, eligible collateral for mitigation, guarantee, credit ratings, transaction metrics, default probabilities, credit risk spread, risk mitigation and risk metrics, credit metrics, counterparty risk, credit exposure, recovery rate, risk mitigation techniques, ऑपरेशनल एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट, बेसल नॉर्म्स, करंट गाइडलाइन ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी में। अब मॉड्यूल सी है साथियों ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में। ट्रेजरी मैनेजमेंट में आता है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स इन ट्रेजरी मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, control and supervision of treasury management, linkage of domestic operations with foreign operation, interest rate risk, interest rate future mix, pricing of asset, liabilities on balance sheet, investment and funding strategies, stock option, debt instruments, bond portfolio strategy, risk control and hedging instruments, investments, treasury bills, money market instruments such as certificate of deposit, CD, CPs, IBPs, securitization and forfeiting, refinancing and rediscounting facilities, derivatives, credit default swaps, options। तो ये जो मॉड्यूल सी है हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट का, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। अब मॉड्यूल डी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट में आता है आपका प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल नॉर्म्स गाइडलाइन, RBI गाइडलाइंस, बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, कंपोनेंट ऑफ एसेट लाइबिलिटीज़, ALM इम्प्लीमेंटेशन, RBI गाइडलाइंस, गैप एनालिसिस, मैकेनिक्स, assumptions and limitations, illustration of actual gap report, the relationship between gap and income statement, funding liquidity, trading,
मैनेजिंग लिक्विडिटी, कंटिंजेंसी फंडिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, asset classification, provisioning, effect of NPA on profitability, shareholders value maximization and EVA, profit planning measures to improve profitability and disclosure guidelines। तो इतने सारे टॉपिक हैं ये बैलेंस शीट मैनेजमेंट में। अब इन दोनों पेपर्स के अलावा एक तीसरा पेपर और होता है जो इलेक्टिव है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस में से। तो उनके भी अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं यहाँ पर IIBF की वेबसाइट पे। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करें तीसरा, उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। अब साथियों, ये तो बात हुई सिलेबस की। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें सिलेबस है और चीज़ों को आसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करें, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ें, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल के हिसाब से, और उनको समझें, क्वेश्चंस करें, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। साथियों, मैंने भी डिसाइड किया है कि जैसे मैंने JIB के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं बैंकर साथी चैनल पर, वैसे ही यूनिट वाइज वीडियोस मैं CIIB के भी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपका दोनों पेपर, बल्कि इनफैक्ट तीसरा पेपर भी अगर रिटेल बैंकिंग की, कोशिश करूंगा कि वो भी करवाऊं आपको। बट फर्स्ट टू पे पहले तो मैं जो कंपलसरी पेपर हैं वहीं से शुरुआत करूंगा और मेरी कोशिश यही रहेगी, प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको सभी यूनिट्स के वीडियोस बना के दे दूं और आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, स्टडी मटेरियल मिल जाए, ताकि आप आसानी से वहाँ से पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें और कहीं आपको ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार जब भी आपको कोई डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या गाइडलाइन से रिलेटेड, तो आप इसको देख सकते हैं और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।